देशहित में आज पूरे देश के सामने एक ज़ेहानी मर्ज यानी दिमागी संक्रमण की चर्चा करनी जरूरी है। नाम है तालिबान। बीमारी एक ही है, वेरिएंट अलग अलग है। लीबिया, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से होते हुए यह दिमागी बीमारी भारत तक पहुंच गई है। भारत में कुछ लोगों में इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। हम उस वायरस के संक्रमण, उससे बचने की सावधानी, रोकथाम और मुकम्मल इलाज की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस धरती के पहले तालिबानी अमीरात की कुछ बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। तो ऐसा है तालिबानी अमीरात सड़क पर कत्लेआम। ये तस्वीरें देखिए, ये अफगानिस्तान के जलालाबाद की तस्वीरें हैं। लोग तालिबानी अमीरात की तानाशाही के खिलाफ इंसानियत की आवाज को लेकर के सड़कों पर उतरे थे। अफगानिस्तान के उस झंडे की पहचान बचाना चाहते थे। गली से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर चौक चौराहों तक लोग अपने मुल्क के झंडे की शान को लेकर उतरे। और उसके बाद क्या हुआ वो देखिए। फायरिंग होती है, बहुत तेजी से फायरिंग होती है। तालिबान गोलियां बरसाता है। ये इस्लामिक अमीरात की आवाम के ऊपर गोलियां बरसाया जाता है। अमीरात की आवाम के नाम तालिबान के स्टाइल वाला शगुन था। जिस तालिबान ने कल दुनिया के सामने शीखियां भगाड़ी थी, बड़े बड़े वायदे किए थे, शासन में सबकी हिस्सेदारी भागीदारी होगी, कोई जुल्म नहीं होगा, उसने पहली किश्त में एक शहर के अंदर 2 लोगों का कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश के झंडे के साथ खड़े थे। Want them to leave the country. We want them to serve their own homeland. As for the contractor, there was perhaps he's gone missing. ऐसा है तालिबानी अमीरात की बंदिशों पर। यह फिलहाल आपने देखी किस तरीके की तस्वीरें हैं। तालिबानी अमीरात की सत्ता के 3 दिन भी नहीं गुजरे हैं कि अफगानी बेटियां सड़कों पर उतर आई। बर्बर बंदिशों के खिलाफ दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर विरोध दर्ज करा रही है। अफगानिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग शहरों तक इन अफगान शेरनियों ने तालिबान को सबसे बड़ा चैलेंज दिया है। काबुल हवाई अड्डे पर धक्का मुक्की मची हुई है। सैकड़ों हजारों लोग रोज एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। किसी भी सूरत में अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। यह भीड़ इसलिए है क्योंकि भीड़ की खाल ओढ़ कर आए जो तालिबानी भेड़िए दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी दहशत पूरी दुनिया में। और ये कुछ तस्वीरें हैं तालिबानी अमीरात के सत्ता में सांठगांठ की। पर्दे के आगे अफगानिस्तान के नेता तालिबानियों से चर्चा करते दिख रहे हैं और पर्दे के पीछे पाकिस्तान और इमरान खान आतंकी सत्ता की दलाली करते नजर आ रहे हैं। तो ये है अफगानिस्तान में तालिबान की सूरत। लेकिन इस तालिबान को लेकर हिंदुस्तान में एक दूसरी ही मुसीबत पैदा हो गई है। यहां भी तालिबान वायरस का दिमागी संक्रमण बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ऐसे मरीजों की पहचान हो रही है जो हमारे समाज में छिपे हैं। 3 दिन में 3 से ज्यादा ऐसे तालिबान ब्रांड बयान सामने आ चुके हैं। आप सभी को देशहित में ये बयान जरूर सुनने चाहिए ताकि आपको उस डेंजरस चैलेंज का अंदाजा हो सके जो भारत के सामने खड़ा हो सकता है। पहले आप ये बयान सुनिए। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। ये सज्जाद नोमानी मौलाना है, तालिबान के बड़े मुरीद हैं। इनकी एक और बड़ी पहचान है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं और खुद को अपनी मर्जी से पूरे हिंदुस्तानों के मुसलमानों का इकलौता नुमाइंदा भी मानते हैं।
ये फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हैं, तालिबान की तारीफ का जश्न मनाते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं, दिल खोल के मुबारकबाद देते हैं। इनकी जमात में से कुछ और लोगों के बयान भी देखिए। ये तस्वीर है मौलाना उमरैन महफूज रहमानी की। मौलाना रहमानी इन ट्वीट्स में तालिबान की तारीफ करते नहीं थकते। कभी वो तालिबान की तारीफ के अंदाज में लिखते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान फतेह कर लिया है, कभी वो कहते हैं सत्ता का फैसला जमीन पर नहीं होता आसमान में हो जाता है, कभी लिखते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की जीत ये बताने के लिए काफी है कि जंगें इंटेलिजेंस और ताकत से नहीं अल्लाह की मदद से जीती जाती है। ये रहमानी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ही हैं। हालांकि इन्होंने सफाई दी है कि मैंने जो कुछ भी लिखा वो बोर्ड की हैसियत की वजह से नहीं लिखा, निजी हैसियत से लिखा। लेकिन दिल में तो तालिबान बसता ही है ना। वैसे निजी हैसियत से ही शायद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी तालिबानियों की तुलना गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी, जब उन पर देशद्रोह का केस हो गया है। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बर्क साहब ने परसों बयान दिया, कल उनके ज़हनी मर्ज की पहचान होगी और शाम तक वैक्सीन का इंतजाम भी शुरू हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये जो तालिबान प्रेम वाला ज़हनी संक्रमण है उसकी रोकथाम की जा सकती है। नज़ीर के तौर पर आप सिंगल डोज वैक्सीन के पहले और बाद वाले बयान को देखिए, असर आपको भी साफ पता लग जाएगा। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। ये तो योगी जी का उत्तर प्रदेश है जहां इस तरह के मर्जों का फौरन और मुकम्मल इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी बीमारी पूरे हिंदुस्तान में फैलने का खतरा है और उससे देश को बचाने की जिम्मेदारी हर भारतवासी की है। मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या जो झूठा मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। वो एक फासिस्टवादी, एक आतंकी संगठन है। इन दोनों को अगर कोई भी व्यक्ति इस देश में बैठकर अगर इनकी आपस में तुलना करता है तो उसको शर्म आनी चाहिए। यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूं यदि उनके पास पैसे नहीं है। ये तो हमेशा से आतंकियों की मुहिम मंडित करने वाले लोग हैं, हमेशा से भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो सबसे अफसोसनाक बात तो यह है कि भारत में जो लोग तालिबान के बदले चेहरे की दलील दे रहे हैं, तालिबान के महापापों और नरसंहारों वाली नीति का बचाव कर रहे हैं, बंदूक के दम पर अफगानिस्तान फतेह करने पर उछल रहे हैं, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं है अफगानिस्तान की बेटियां तालिबान के खिलाफ कहां तक लड़ने को तैयार हैं। आपको अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के आंदोलन की कहानी दिखाते हैं। आपके मन में भी सवाल उठेगा कि क्या अफगानी औरतें ही तालिबानी आतंक को मुकम्मल जवाब देंगी। गिनती की 4-5 महिलाएं और सामने हथियार बंद तालिबानी, लेकिन इन अफगानी शेरनियों ने अपने हक की आवाज खामोश नहीं होने दी। तालिबानियों ने कितने भी खून बहाए हों,
लेकिन काबुल की इन बेटियों के हौसले उनके दहशतगर्द मंसूबों पर भारी हैं। तालिबानी अमीरात की सत्ता के पहले दिन से ही अफगानिस्तान की सड़कों पर अफगानी बेटियां उतर चुकी हैं। गली गली, सड़क सड़क प्रदर्शन कर रही हैं, मार्च निकाल रही हैं और 20 साल से अफगानिस्तान को मिले संवैधानिक हक की आवाज बुलंद कर रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक तालिबान की आतंकी नीतियों और नीयत की मुकम्मल मजम्मत अफगानी लड़कियां और महिलाएं ही कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़ने के हालात नहीं हैं। अब तालिबान के चंगुल से अपना हक मांगने का मौका है। अफगानिस्तान में एक तरफ इस लड़की की चीख से तालिबान की दहशत का अंदाजा होता है, तो दूसरी तरफ इस बेटी के हौसले से उम्मीद भी बढ़ती है। We are not the people who will, go back to the dark era. I'm a girl and I don't care about anyone, not Pakistan, not America, nobody else. I'm here even today. If they kill me, if they identify me, I will not care about them. I will not care about them. What should I be scared of? This is my homeland. ये बेखौफ बेटियां तालिबान की कथनी और करनी का फर्क बखूबी समझती हैं। इन्हें अंदाजा है कि जब तालिबान का प्रवक्ता दुनिया भर की मीडिया के सामने 7 वचन की शपथ का ड्रामा करता है, उससे पहले काबुल की दीवारों पर महिलाओं के चेहरे काले रंग से पुते जा चुके होते हैं। औरतों के चेहरे से नफरत करने वाले तालिबान की एक और बदसूरत मिसाल देखिए। सोशल मीडिया पर वॉइसेस शो टाइम के नाम से ये वीडियो वायरल है। इसमें महिला पत्रकार तालिबानियों से महिला अधिकारों को लेकर सवाल पूछती है तो तालिबानी हंसने लगते हैं। So would you believe in the democratic vote though? So would people be allowed to vote in women politicians? और कैमरा बंद करा दिया जाता है। ये है उस तालिबान का दोगला चेहरा जो महिलाओं को इंसान के बराबर हक देने को भी तैयार नहीं होता। लेकिन उसी अफगानिस्तान की बेटियां बेखौफ हैं। टीवी चैनल्स में महिला पत्रकार काम कर रही हैं। तालिबान इंटरव्यू दे रहा है। महिला रिपोर्टर्स सड़क पर से भी रिपोर्टिंग कर रही हैं और तालिबान देख रहा है। इन महिलाओं ने तालिबान के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। ये काबुल के मीडिया संस्थानों के न्यूज़रूम की तस्वीरें हैं। यहाँ काम करने वाली महिला पत्रकारों ने भी तालिबान की चुनौतियों के सामने झुकने से मना कर दिया है। دا خو معلومه خبره ده چې طالبان هیڅ کله نه غواړي چې میرمنې د کور څخه راوځي، بیا هم بالخصوص په رسنۍ کې کار وکړي. خو یوازینی شی چې موږ ته روحیه راکړي، قوت راکړي، موږ په ځان باندې باور ده. موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوو. هغه لاسته راوړنې چې موږ په تېرو کلونو کې لاسته راوړي وي، هغه په یوه دقیقه کې هم د 2 ورځو په حکومت باندې له لاسه ورکړو. نو زه په نارمل توګه باندې په عادي توګه راځم خپل وظیفې ته دوام ورکوم. که څه مشکلات تکلیفونه راته ډېر زیات دي، خو زه به تر اخره پورې د خپل حقوق څخه دفاع کوم. अफगानिस्तान की महिलाओं के इन्हीं हौसलों को देखकर तालिबान ने शायद औरतों को काम करने देने की छूट देने का वादा किया है। लेकिन तालिबानी प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ कर दिया था कि तालिबान वही है, उसकी नीतियां वही हैं और मंसूबे भी वही हैं। रुख में थोड़ा बहुत बदलाव वक्त की दरकार की वजह से दिख रहा है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको काबुल के अंदर की असली कहानी बताते हैं। काबुल में हो क्या रहा है। काबुल में तीसरे दिन भी पूरी रौनक नहीं लौटी। सड़क पर तालिबानी दिख रहे हैं, कुछ बाजार खुले हैं, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि अब भी हजारों लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। हमारे संवाददाता अनस मलिक काबुल में ही हैं। आज की उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। काबुल की सड़कें तीसरे दिन भी सूनी सूनी सी हैं। सड़कों पर तालिबानी दिख रही हैं।
हथियारबंद तालिबानी वाहनों में पेट्रोलिंग करते देखे जा रहे हैं। सड़कों पर अगर कहीं रौनक है तो वो काबुल के हवाई अड्डे की सड़क है। Long queues continue towards the Kabul airport, the road that leads towards the Kabul airport, despite of a closure on commercial flights. Just a while back, commercial operations at the Kabul airport has been resumed officially, says a notice to the airmen or NOTAM in common language. The ground handling is being done by NATO and the ISAF troops, but there would be no refueling. Commercial flights that would have prior permission to land would only be allowed to land, and no other commercial operations would be allowed to, at least for the time being, run from the Kabul airport itself. काबुल के कुछ इलाकों में सड़कों पर लोग दिख रहे हैं। फल सब्जियों के मार्केट खुलने लगे हैं, भीड़ कम है, लेकिन जो लोग बाजारों में दिख रहे हैं वो तालिबानी राज में बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। فعلا خود تا اکنون هیچ کدام مشکل نیست، کاروبار تجارت روان است. انشالله میبینیم دیگه هرچی که رضای الله باشه. کاروبار است دیگه، امنیت است. فعلا از امارات اسلامی رضا هستیم، امنیت خوب است، مردم راحت است و کوشش دیگه کنن که هرچی مردم راحت‌تر باشه اون قدر و یا آسوده است با ما. काबुल के रहने वाले आम लोगों की शिकायत महंगाई को लेकर भी है। जब से तनाव बढ़ा है तब से ही खाने पीने की चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। بلند است. یک گوجه را مثال 19 تا 2000. یک پیپ یک روغن 10 لیتر است 13.5 تا 14 است. مثال یک سیپرنج در 3.5 تا 300. نرخ نو بلند است. خداوند ارزانی و آرامی را بیاره دیگه. فعلا نرخ نو بلند. अफगानिस्तान के मौलिक जरूरतों और शासन को लेकर तालिबान का फॉर्मूला अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी काबुल में हामिद करजई से लेकर तालिबानी नेताओं तक की बैठकों का सिलसिला ही चल रहा है। हालांकि लोग तालिबान का सच कबूल कर चुके हैं। اینمی آرزو داریم که از مقامات خواهشمند هستیم دیگه جنگ جدال تفنگ بگذارن، بیادر فامیلی حاضر شوند به صلح که صلح بیا مردم بتونه که به جوی مواجه زندگی آرامی فکر درست آرامی کنه در شهر افغانستان. अफगानियों को तो अपने मुल्क में अमन से रहने की उम्मीद है, लेकिन गैर मुस्लिम लोगों को तालिबान का खौफ परेशान कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट की तरफ जो सड़क जा रही है उसके ऊपर अभी भी रश का आलम है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। ये सड़क और ये ट्रैफिक जाम जो है यहाँ पर इस बात की अक्कासी है कि लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट से जो हैं वो निकलने की, मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 रोज़ के लिए हमने देखा कि काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था और अब से कुछ देर पहले एक नोटाम इशू किया गया है, जिसके ज़रिए बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट को कमर्शियल ट्रैफिक के लिए, मखसूस कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और अगर कोई फ़्लाइट लैंड करेगी तो उनको प्रायर परमिशन के साथ ही लैंडिंग की इजाज़त दी जाएगी। ऑन साइट रिफ्यूलिंग नहीं मिलेगी और एयरपोर्ट की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो ISAF और नेटो के ट्रूप्स उसको हैंडल करेंगे। हालांकि अच्छी खबर है कि काबुल से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं और तालिबान के राज में दहशत महसूस कर रहे लोग अब अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं। काबुल से संवाददाता अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला तो देर सवेर हो ही जाएगा। तालिबान क्या क्या रंग दिखाता है ये भी पता लग जाएगा, लेकिन इस तालिबानी सत्ता हस्तांतरण के चक्कर में हिंदुस्तानियों को सूखे मेवे की महंगाई झेलनी पड़ रही है। ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से ही आता है। नतीजा कीमतों पर पड़ रहा है असर। दिल्ली में कैसे मेवे की कीमत आसमान पर पहुंची और जम्मू कश्मीर में भी कितने महंगे हो गए हैं मेवे, इस रिपोर्ट में देखिए। ये दिल्ली के लाजपत नगर में सूखे मेवे की बड़ी दुकान है। यहाँ कश्मीरी से लेकर अफगानी तक हर तरह के उम्दा ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। दुकान में स्टॉक की किल्लत अभी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये सूखे मेवे अब ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। खासकर अफगानिस्तान से आने वाले अंजीर, मुनक्के और पिस्ते के रेट में जबरदस्त उछाल आ गया है। अफगानिस्तान में जिस तरह से हालात बिगड़ चुके हैं, इसके बारे में पूरी दुनिया इत्तेफाक रखती है, लेकिन आपको बता दें अब भारत में ड्राई फ्रूट्स के मार्केट पे इसका असर साफ साफ दिखने लगा है।
आपको बता दें अफगानिस्तान से पिस्ता, मुनक्का, अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स भारत सप्लाई किए जाते हैं। इसका असर साफ इन मार्केटों पे दिखने लगा है। इस वक्त हम लाजपत नगर में मौजूद हैं। लाजपत नगर का ये बड़ा ड्राई फ्रूट्स का दुकान है। यहाँ अंदर चलते और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो हालात है वो किस तरह से हैं। सूखे मेवे की कीमतों में उछाल की हालत ये है कि जो अफगानी अंजीर कुछ दिनों पहले 2200 रुपए किलो तक मिल रहा था, उसकी कीमत अब 2800 रुपए किलो तक जा पहुंची है। ये अभी 2800 रुपए किलो मैं बेच रहा हूँ और कुछ दिन पहले की बात करें तो ये 2200-2300 रुपए किलो था, इससे ज्यादा नहीं। 2200 से सीधा जो उछाल हुआ है वो 2800 रुपए किलो हुआ है। ये तो गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा कि किस तरह से इन चीज़ों के रेट्स को वो कंट्रोल कर पाएगी। हालांकि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो ज़्यादा तो उसको मैनेज कर पाना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल होगा। महंगे मेवे की तो बात छोड़ दें, मुनक्के जैसे मेवे की कीमत में भी 100 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसका असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है, दुकानदारों की दुकानदारी पर पड़ रहा है। दिल्ली ही नहीं, सूखे मेवे के दाम जम्मू कश्मीर में भी उतने ही बढ़ गए हैं। जम्मू में सूखे मेवे के बाजारों की पड़ताल करने पर पता चल रहा है कि सूखे मेवे की कीमत में औसतन 200 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर अफगानिस्तान से आने वाले अंजीर, सूखी खुबानी, पेशावरी पिस्ता, चिलगोजे, काली किशमिश, मुनक्का और बादाम की आमद पिछले 3 हफ्तों से रुकी हुई है, जिसका असर आगे की सप्लाई पर पड़ रहा है। अब जो नए हालत बन रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं कि उधर पूरा तालिबान का कब्जा हो गया है और उसमें उन्होंने काबुल, कंदार, जो हमारा मेन आइटम जो है हमारी ड्राई फ्रूट की हैं, 5-6 आइटम हमारी जो जैसे पिस्ता हो गया, अंजीर हो गई, कुर्बानी हो गई, मुनक्का हो गया, ये हमारी सारी आइटम जो है अफगानिस्तान से हम मंगवाते हैं। अब जो नया ट्रेंड जो 15-20 दिन से बिल्कुल कोई माल नहीं आ रहा, उसके कारण काफ़ी रेट भी राइज़ कर गए हैं और इस रेट राइज़ होने से हमारे जो व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान है। जम्मू के बाजार की हालत ये है कि अंजीर बाजार में 1100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जो 2 हफ्ते पहले 850 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। इसी तरह काबुली बादाम 650 से बढ़कर 1000 रुपए, पेशावरी पिस्ता 1600 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए किलो, मुनक्का 400 रुपए से बढ़कर 600, सूखी खुबानी 400 रुपए से बढ़कर 600 रुपए और काली किशमिश 300 रुपए से बढ़कर 600 रुपए किलो बिक रही है। जम्मू कश्मीर में सूखे मेवे के कारोबार में अफगानिस्तान की भागीदारी 50% रहती है। ऐसे में वहां बिगड़े हालात का असर व्यापार पर पड़ने से मेवे के कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली से भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अफगानिस्तान पर तालिबान राज को लेकर हमारी नॉन-स्टॉप कवरेज जारी है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अगर तालिबान को यह लग रहा है कि अब पूरे अफगानिस्तान पर वो अपनी हुकूमत चला सकता है, तो ऐसा नहीं है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान के हर बड़े शहर पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अब भी तालिबान का एक ऐसा इलाका है जहां तालिबान ना तो अभी घुस पाया है और ना आज से 20 साल पहले घुस पाया था। वो इलाका है पंजशीर घाटी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर घाटी से ही आते हैं और उन्होंने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की रेजिस्टेंस फोर्स को लेकर तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी। तालिबान को अमरुल्लाह सालेह के अलावा 3 और चेहरों से चुनौती मिलने वाली है। पहला नाम आपको हमने बता दिया, दूसरा नाम है अहमद मसूद, जो नॉर्दर्न अलायंस के नेता हैं और नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। यह है दूसरा नाम। अगला नाम यानी कि तीसरा नाम है मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। और तालिबान के खिलाफ चौथा चेहरा बन सकते हैं अता मोहम्मद नूर। ये 4 चेहरे तालिबान के लिए चैलेंज है। तालिबानी आतंकियों के खौफ के कारण ही लगातार तीसरे दिन काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी नागरिक इकट्ठा हुए। सैकड़ों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर भटक रहे हैं ताकि मौका मिलते ही वो किसी भी हालत में देश छोड़कर चले जाएं। पंजशीर घाटी से आ रहा है आतंकियों का काल। गाड़ियों का ये लंबा काफिला देख रहे हैं, ये तालिबानी आतंकी नहीं बल्कि तालिबानी आतंकियों का काल है।
ये नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स के जांबाज लड़ाके हैं, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ एक बार फिर से झंडा बुलंद कर दिया है और निकल पड़े हैं काबुल को आजाद कराने। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को काबुल से खदेड़ने के लिए मिशन की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था और अफगानिस्तान में ही रहकर तालिबान से लड़ने का फैसला किया था। I want to make it very clear that there are many factors why this situation happened. I am not ready to be part of the humiliation and shame that the foreign militaries have endured. I am standing for my country and the war is not over. अफगानिस्तान के लोगों को अपने ऑडियो संदेश देने के कुछ ही घंटों बाद सालेह ने पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स ने परवान प्रांत के चरिकार जिले में हमला बोल दिया है। ये जगह काबुल के उत्तर में है। सालेह जिस जगह से नॉर्दर्न अलायंस के फोर्स की अगुवाई कर रहे हैं वो जगह है अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी। काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर इस इलाके का तालिबान अभी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करने वाला तालिबान इस इलाके में घुस तक नहीं पाया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर प्रांत से आते हैं। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें वो कई लोगों के साथ बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं। अब तालिबान के खिलाफ युद्ध का आगाज पंजशीर प्रांत से ही हो रहा है। पंजशीर घाटी इतनी खतरनाक है कि 1980 से लेकर 2021 तक इस पर कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, सोवियत संघ और अमेरिका की सेना ने भी इस इलाके में केवल हवाई हमले ही किए हैं। भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने भी कभी कोई जमीनी कार्रवाई नहीं की। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो तालिबान विरोधी ताकतों ने नॉर्दर्न अलायंस बनाकर मोर्चा संभाला था। कहा जाता है कि अमरुल्लाह सालेह ने विदेशों, खासतौर पर भारत से नॉर्दर्न अलायंस को मदद लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अमरुल्लाह खुद ताजिक हैं और 90 के दशक से ही सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में उतर गए थे। सालेह अफगानिस्तान के बड़े नेता अहमद शाह मसूद के विश्वास पात्र थे, बातचीत में कुशल हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके अच्छे संबंध हैं। अब एक बार फिर अमरुल्लाह सालेह अपने गढ़ पंजशीर पहुंच गए हैं, जहां से वो तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। पंजशीर घाटी पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया था। इसके पीछे कारण था एक चेहरा जिसका नाम है अहमद शाह मसूद। मसूद इस इलाके के सबसे बड़े कमांडर थे और उन्हें अफगानी लोग शेर पंजशीर भी कहते थे। 1980 के दशक में सोवियत रूस ने भी पंजशीर घाटी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन अहमद शाह मसूद ने उस वक्त डटकर मुकाबला किया था। अब पंजशीर घाटी की कमान उनके बेटे अहमद मसूद संभाल रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने भी पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इतिहास बताता है कि अफगानिस्तान में कभी कोई विदेशी ताकत जीत नहीं पाई। तालिबान को हराने वाली ताकत भी अफगानिस्तान के अंदर से ही पैदा होगी। 20 साल पहले ये काम नॉर्दर्न अलायंस ने किया था, लेकिन अभी वो पूरी तौर पर बिखरा हुआ है। तालिबान के खिलाफ छुटपुट ही सही अफगानिस्तान की अलग अलग जगहों से लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये ताकत जितनी जल्दी संगठित होकर मोर्चे पर आएगी, आईएसआई के पाले हुए बर्बर तालिबान के हाथों अफगानिस्तान की दुर्दशा उतनी ही कम होगी। फिलहाल नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले तालिबान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो गई है। देखना होगा कि ये अलायंस तालिबान के आतंकियों को कितनी कड़ी टक्कर दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान के लड़ाकों का काल बनने के लिए पंजशीर घाटी से नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके आगे बढ़ चुके हैं और काबुल के उत्तर से हमले की शुरुआत कर दी। वहीं तालिबान के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत भी उत्तरी अफगानिस्तान में हो चुकी है। इस विद्रोह का नेतृत्व मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम कर रहे हैं। दोस्तम अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके। पिछले दिनों तालिबान से बचकर सुरक्षित ठिकाने पर वो चले गए थे। अब उन्होंने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
20 साल पहले भी उन्होंने तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। सीने पर मेडल इतने कि आप शायद गिनते गिनते थक जाएं। ये तस्वीर है अफगानिस्तान के मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की। वैसे तो ये तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्तम का नाम तालिबानी आतंकवादियों के लिए आज भी खौफ का दूसरा नाम है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद ने भी अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तम की अगुवाई में अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में तालिबानी आतंकियों के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में अब्दुल रशीद दोस्तम का वर्चस्व है। पिछले दिनों अब्दुल रशीद दोस्तम तुर्की से इलाज करवाकर काबुल पहुंचे थे, तो माना जा रहा था कि दोस्तम के आने के बाद तालिबानी आतंकियों के खिलाफ जंग और तेज होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मज़ार शरीफ में दोस्तम के महल पर तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद दोस्तम को एक बार फिर सैन्य वर्दी में देखा गया था। तब दोस्तम ने तालिबान को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। شما شاهد از خود بودین که علیه زنا قیام میکنه، اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمده نمیتونه। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद दोस्तम का कुछ पता नहीं था। कयास लगाए जा रहे थे कि दोस्तम अफगानिस्तान छोड़कर उज्बेकिस्तान चले गए, लेकिन अब दोस्तम की मिलिशिया के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों के खिलाफ युद्ध छेड़कर अफगानिस्तान के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब्दुल रशीद दोस्तम को मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर नाम से पुकारते हैं। तालिबानी आतंकी दोस्तम के नाम से क्यों कांपते हैं, अब ये भी समझ लीजिए। 1990 और 2001 के दौरान जब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक था, तब अब्दुल रशीद दोस्तम ने बल्ख प्रांत से तालिबान का सफाया कर दिया था। एक तरफ तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के रक्षकों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं तालिबान की राजनीतिक इकाई के नेता अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला से मिले। दरअसल तालिबान ये दिखाने की कोशिश में है कि वो राजनीतिक तौर पर अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करना चाहता है। हकीकत में तालिबानी आतंकी बेकसूर और निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाकर और डराकर अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर रहे हैं। तालिबान को चैलेंज देने वालों में एक और नाम शामिल हो सकता है, और उस शख्स का नाम है अता मोहम्मद नूर। साल 1979 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो अता मोहम्मद नूर ने रूसी सेना के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों को तैयार किया था। सोवियत रूस से लड़ने के लिए नूर ने जमीयत इस्लामी का संगठन बनाया और उसके कमांडर बने। साल 1996 में तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता संभाली, तो उन्होंने अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया था। पिछले दिनों वो कई मौकों पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ देखे गए थे, लेकिन बल्ख प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद से वो एक गायब हैं। माना जा रहा है कि अता मोहम्मद नूर तजाकिस्तान के इलाके में चले गए हैं। मुमकिन है कि नूर भी तालिबान के खिलाफ किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हों, और हो सकता है कि अगले कुछ दिन में वो भी तालिबान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान में तालिबान के पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का था। ये बात भारत दुनिया को कई बार बता चुका है, लेकिन अब इसका सबूत सामने आ गया है। आज पाकिस्तान ने आतंकी संगठन तालिबान के सदस्य मुल्ला मोहम्मद रसूल को 5 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया। तालिबान को अफगान सेना से युद्ध के लिए हथियारों की मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही थी। हथियारों से भरे हुए ट्रक अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान के बॉर्डर जाते देखे गए। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ISI का मिशन पूरा हो गया। सैकड़ों की संख्या में अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल्स,
तालिबानी आतंकियों के हाथ लगे रिवॉल्वर और कारतूस, बम और बंदूक के दम पर आतंक फैलाने वाले तालिबानी आतंकियों के हाथ हथियारों का जखीरा लगा है। ये हथियार या तो अफगानिस्तान की सेना के हो सकते हैं या फिर अमेरिकी फोर्सेस के। दोनों ही सेनाएं अब अफगानिस्तान से जा चुकी हैं। एक जगह पर इतने ज्यादा हथियार पाकर तालिबानी आतंकी बेहद खुश हैं। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा कराने के लिए हथियारों की सबसे बड़ी मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने की थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि काबुल पर कब्जे के बाद से सैकड़ों की संख्या में हथियारों से भरे ट्रक अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा में जाते देखे गए। यानी कब्जे का काम पूरा होने के बाद अब हथियार वापस पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अफगान सेना पर हमले के लिए ISI ने मदद की। तालिबान को ISI ने हमले के लिए ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन जैश और लश्कर के 8000 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान ने कब्जे के बाद में अभी जिस प्रकार से ISI पाकिस्तान आर्मी वहां से हथियार को वापस पाकिस्तान ला रहे हैं और इसको बहुत स्पीड से किया जा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक और मीडिया की इनपुट के मुताबिक जिन रस्तों पर ये हथियार वापस जा रहे हैं और जो चेक पॉइंट से निकले हैं वहां से बिल्कुल क्लियर है कि इन हथियारों को ट्रक्स के अंदर में लोड करके वापस पाकिस्तान ले जाए जा रहे हैं। तालिबान जिस तरह से बेहद कम समय में काबुल तक पहुंच गया, उसे लेकर दुनिया हैरान है। जाहिर है, पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा आसान नहीं था। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में कई जगहों पर अफगानी सुरक्षा बलों ने बिना लड़े ही तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और अपने हथियारों को तालिबान को दे दिया। दुनिया भर के सुरक्षा जानकार इस बात को लेकर परेशान हैं कि मेड इन अमेरिका के ये हाईटेक हथियार कहीं दुनिया और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए खतरा न बन जाए। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस बात से भी चिंतित हैं कि जिस तरीके से तालिबान के पास अफगानी सैनिकों के हथियार बरामद हुए हैं, उनके कब्जे में आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि इन हथियारों की पहुंच ISI तक हो जाए और ISI इन हथियारों को कश्मीर में मौजूद आतंकियों तक पहुंचा दे। अगर ऐसा होता है तो ये आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों पर इन अमेरिकी हथियारों के जरिए हमले कर सकते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.